वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे पास पे यूईटी में पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट काइंड ऑफ मास m1 RMS स्पीड ऑफ c1 एंड सेकेंड मॉलिक्यूल हैज मास m2 एंड RMS स्पीड c2। द रेशियो ऑफ c1 अपॉन c2 इज। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमारे पास होता है v = √3RT ओवर है। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका हमारे पास मास के साथ या फिर मॉलिक्यूलर मास के साथ जो हमारे पास रिलेशन है, एक तो वो इन्वर्स है, दूसरा वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ से अपना एक अदर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो मेरे पास बनेगा v1/v2 = √m2 ओवर m1। ठीक है। अब यहाँ पे मसला सारा का सारा ये है कि हमारे एग्जामिनर ने हमें जो यहाँ पे स्पीड दी हुई है, ठीक है, वो c की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। हमारे पास पहले मॉलिक्यूलर की स्पीड जो है वो c1 है, दूसरे मॉलिक्यूलर की स्पीड हमारे पास जो है वो c2 है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो पहले मॉलिक्यूल का हमारे पास जो मास है, ओके, वो हमारे पास है m1, दूसरे मॉलिक्यूल का हमारे पास जो मास है वो हमें गिवन किया हुआ है m2। ओके, तो हमें जो है वो इस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा c1/c2 = √m2 ओवर m1। ओके, अब मेरे पास जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी पावर मेरे पास हाफ होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m2 ओवर m1 का हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा 1/2। तो ये हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज। देखो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कोई भी एक्सपेंशन या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P = P डेल्टा V। ये हमारे पास जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला। ओके, अब सिनेरियो ये है हमारे पास कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग वर्क डन कहते हैं किसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ये एक अदद सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है एक अदद पिस्टन। अगर हमारे पास जो पिस्टन है अगर ये अपनी हाइट को कुछ ना कुछ रेस कर लेगा, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन हो गया। ओके, और हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें जो है वर्क डन बता रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है, क्वेश्चन में वाज़े लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब है कि हमारे पास कोई भी जो सिस्टम है उसने अपनी जो हाइट है, ठीक है, पिस्टन ने अपनी जो हाइट है वो रेस कर ली है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का प्रेशर है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है हमारे पास, वो जो वर्क डन हमें बता रहा है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास सही होना चाहिए। ठीक है, ये अप्रोच होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसको समझते हैं। हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है कांस्टेंट, पहली बात। और हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। बॉयल्स लॉ जो होता है वो हमारे पास वैलिड होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जो मैंने पहला सिनेरियो बताया ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप पहले से एज्यूम कर रहे हो। अब जो इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन है ना वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो बॉयल्स लॉ होता है वो बेसिकली हमारे पास जो होता है वो वैलिड होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बॉयल्स लॉ की एक्सप्रेशन लिखूँ तो वो मेरे पास बनेगी वॉल्यूम जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, अब इन्वर्सली का हमारे पास या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है। तो हम इस केस के अंदर मानते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, कोई बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब भी मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लगा दिया, अब क्या है, अब मैं इस P को यहाँ भेज देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा PV = T। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है टेम्परेचर। ठीक है, और बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर आइसोथर्मल की बात की जाए तो आइसोथर्मल में भी हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड होता है, और बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। ओके,
तो इसका जो जवाब था तो वो कुछ ऐसे था कि देखो उसने हमें बात की गई है कि आप बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी क्या होगा। वो हमें कह रहा है आप बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी क्या होगा। वो हमें कह रहा है कि आप बताओ कि द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी क्या होगा। देखो द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी हमारे पास होगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास बॉयस लॉ के अंदर होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास बॉयस लॉ के अंदर होता है कांस्टेंट, और वो जो बॉयस लॉ होता है उसके अंदर सिचुएशन हमारे पास ये है कि जो बॉयस लॉ है वो आइसोथर्मल के अंदर होता है वैलिड। तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, नॉट हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इस सवाल को बेसिकली आपसे बॉयस लॉ की कंडीशन के तहत पूछ रहे थे। ओके, ये सिचुएशन है। बाकी आप जो है बॉयस लॉ का अगर आप ओबे करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है, डेट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाती है बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली आपके पास जो था इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स गोइंग अराउंड द अर्थ इंक्रीज इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इट। अब देखो आपके पास जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सैटेलाइट के लिए, वो होता है V इक्वल्स टू √GM अपॉन RE प्लस H। ओके, ये आपके पास जो है फॉर्मूला होता है। अब आपके पास जो ये RE प्लस H है ना बेचारा, ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस है। RE प्लस H आपके पास है तो डिस्टेंस, लेकिन ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ से, ये आपके पास है तो डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्टेंस है ये आपके पास फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ से। तो जैसे जैसे हम लोग जो हैं अगर वो डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड होती है हमारे पास सैटेलाइट की, वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हमारे पास जो है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इंक्रीज इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज, यानी कि आपके पास जो ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है, वो आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपके पास जो ऑर्बिटल स्पीड है अगर वो इंक्रीज़ होगी तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ हाउ मच यूरेनियम विल बी लेफ्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे अप्लाई करो बोर्ड वाला मेथड, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे अप्लाई करो शॉर्टकट मेथड। अब हम लोग जो है वो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट से आपको जो है वो सॉल्व कराना पसंद करूँगा। ओके, अब देखो शॉर्टकट के अंदर हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि जो फॉर्मूला बनता है ना वो हमारे पास बनता है दैट इज़ n इक्वल्स टू n0 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। अब इससे आपके पास बेशुमार जो है वो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास जो n0 है, ये n0 बेसिकली आपके पास डॉटर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो n0 है ये बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। n0 क्या है, n0 बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, लेकिन ये कब के हैं, जब आप जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0, टाइम 0 पर है ये। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये n0 जो है बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, इनिशियल वैल्यू उनकी जो है वो n0 है। ठीक है, अब ये n क्या है, n बेसिकली आपके पास ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। n क्या है, n भी आपके पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, लेकिन ये आपके पास वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो कि डिके हो रहे हैं। ओके, पहले मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ग्राम थे, डिके होके आपके पास 50 ग्राम रह गए, तो ये n 50 ग्राम है, n0 आपके पास 100 ग्राम है। ओके, इस तरीके से हमारे पास काम चलेगा। अच्छा, ये n क्या है, ये बोला n, ये जो n है इसे हम लोग कह रहे होंगे बेसिकली आपके पास हाफ लाइफ। क्या कह रहे होंगे, ऐसे हम लोग कहेंगे आपके पास हाफ लाइफ, तो ये आपके बनेगा हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज टोटल लाइफ अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा, कभी कभी आपके पास जो ये n है ना, ये आपके पास कभी कभी ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी आपके पास जो है वो बन जाता है कभी कभी। अब सिचुएशन ये है कि कभी कभी कब बनेगा, तो इसी कभी कभी को आपके पास जो है पहचानने के लिए सिचुएशन ये होती है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास फोर्थ, कभी भी आपके पास ये TH टर्म्स आए ना इस तरह की, कभी भी आपके पास TH टर्म्स आए तो आप वाली बात खुद एज्यूम करोगे कि ये हाफ लाइफ की बात हो रही है डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपके पास TH टर्म्स आए तो आपने वाली बात एज्यूम करनी है कि यहाँ पे आपके पास हाफ लाइफ की बात हो रही है डायरेक्टली। अगर यहाँ पे आपके पास TH टर्म्स नहीं आ रही तो वाली बात आप लोगों ने खुद एज्यूम करनी है कि यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली हाफ लाइफ की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n की बात हो रही है। ओके, खैर, अब आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं इनिशियली वो कितने हैं, वो आपके पास 400 ग्राम है, तो n0 आपके पास हो गया 400 ग्राम। अब आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे TH लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्टली हाफ लाइफ है यहाँ। ठीक है, जहाँ पे नंबर के साथ TH लिखा हुआ नजर आ जाए मेजॉरिटी उसके अंदर डायरेक्टली हाफ लाइफ की बात होती है। ठीक है, तो n की जगह पे आपके पास वैल्यू हो गई वो यहाँ पे हो गई 4। ठीक है, लेकिन कभी कभी
आपके पास जो n की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 4 तो है, लेकिन जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अच्छे हो। सो अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो होता है n = n0 अपॉन 2 की पावर m, ठीक है। आपके पास जो n0 है वो है 400। अब 2 की पावर n कितनी है, 4 है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 का आपके पास मतलब क्या, 2 की पावर 4 का बेसिकली आपके पास जो मतलब है कि आपने 2 को 4 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 400 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब आपके पास ये, अब देखेंगे कैसे कटेगा। 2 1 ज़ा 2 होता है और आपके बनेगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 0 आपके पास एज इट इज आएंगे। नाउ 2 1 ज़ा 2 होता है एंड देन 2 1 ज़ा 2 होगा, आपके पास 2 0 आपके पास एज इट इज आएंगे। एंड देन 2 1 ज़ा 2 होता है एंड देन 2 5 ज़ा 10 होगा तो 1 0 आपके पास एज इट इज आएगा। नाउ 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 25 से आपके पास होता है 50, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर आपको मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा 25 ग्राम। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि अगर आपके पास जो यूरेनियम है, अगर वो आपके पास 400 ग्राम है तो वो अपनी जब 4 हाफ लाइफ गुजारेगा ना तो 25 ग्राम रह जाएगा बेचारा। ओके, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास इसका बिल्कुल एक अदद राइट आंसर है। नाउ Question number 5. A body absorb heat at constant temperature, then what will be the phenomena? Melting point, boiling point, evaporation या both A and B? देखो आपके पास ना एक सिनेरियो ये होता है, इस एक चीज़ होती है थर्मोडायनेमिक्स में, उससे हम लोग कह रहे होंगे फेस। देखो ये फेस क्या, फेस का मतलब होता है कि what we observe, इसे हम लोग कह रहे होंगे फेस। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है वो लिक्विड के अंदर है तो वो इसका फेस कहलाएगा कि वो लिक्विड फेस के अंदर है। आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर वो आपके पास जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर है तो हम बोलेंगे कि भाई उसका जो फेस है वो गैसियस है। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड के अंदर है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है वो उसका जो फेस है वो हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास फेस होता है। फेस का मतलब हमारे पास ये होता है कि व्हाट वी ऑब्जर्व, इट इज़ नोन एज फेस। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास एक मशहूर कॉन्सेप्ट है और वो ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो होता है अगर उसका फेस चेंज हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द फेस चेंज, कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है अगर उसका फेस चेंज हो रहा होता है ड्यूरिंग द फेस चेंज, तो वो हमारे पास उसका जो टेम्परेचर है यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है IE, जब भी किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी उस सूरत के अंदर, हमेशा। यानी कि उसका टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फ़र्क हमें नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसका कम्प्लीटली फेस चेंज हो जाता है, ओके, फिर हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। अब हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी पानी है, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो वो डायरेक्टली बॉयल होता है, वो बॉयल नहीं होता। जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आता है ना तो उसका बेसिकली फेस चेंज हो रहा होता है, ठीक है। वो बेसिकली लिक्विड से वेपराइज हो रहा होता है आपके पास पानी। तो जब उसका फेस चेंज हो रहा होता है ना फिर उसका टेम्परेचर आपके पास नहीं बढ़ता, ओके। उसका अगर कंप्लीटली फेस चेंज हो जाता है, पानी जो है लिक्विड से डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ऑल्सो इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, फिर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ। फिर आपके पास जो पानी है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, अगर वो आपके पास जो है डायरेक्टली उसके बाद जो है वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर आपके पास जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जब भी आपको वाली बात कहा जाती है कि हमारे पास जो स्टीम होती है यानी कि जो भाप होती है उसका टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके पास पानी का टेम्परेचर, ठीक है। और भाप से चलना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो भाप होती है, ठीक है, उसने अपना एक फेस चेंज कर लिया और जब उसने अपना एक फेस चेंज कर लिया फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पीछे की कॉन्सेप्ट की लॉजिक होती है। यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना उसके पीछे का मतलब आपके पास सिर्फ इतना है। अब आपके पास जो फेस चेंज होगा वो कब होगा? जब कोई भी बॉडी आपके पास मेल्ट होगी या कोई भी बॉडी आपके पास बॉयल होगी, ओके, उस वक्त आपके पास जो है फेस चेंज हो रहा होता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी आपके पास जो है द राइट आंसर। Question number 6. If the number of turns of an inductor increase 2 times, then its self inductance will be. अब आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका आपके पास जो रिलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, वो बेसिकली आपके पास होता है डेट इज डायरेक्ट होता है और आपके पास स्क्वायर के साथ होता है। ये बेसिकली उसका रिलेशन होता है। अगर आप जो है नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को, तो आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपके पास 4 टाइम इंक्रीज़ होगी। तो आपके पास जो 4 टाइम्स है वो इसका बेसिकली आपके पास राइट आंसर है। और आपके पास जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, ओके, वो आपके पास होता है L = U0
एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर, ये आपके पास जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन डैश इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट्स। देखो आपके पास सिनेरियो जो होता है कि एसी सर्किट्स के अंदर ना आपके पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं, वो आरएल होता है, आरसी होता है। और यहाँ पे आपके पास जो बात की जा रही है वो आपके पास इंडक्टर की बात की जा रही है, क्योंकि आपके पास जो इंडक्टर के अंदर आपके पास जो करंट होता है वो लैग करता है। ओके अब होता है सारा का सारा सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है, ठीक है, वो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनका आपस में आपके पास जो रिलेशन होता है एंगल का वो कितना होता है, आपके पास 90 डिग्री होता है। तो आपके पास जो है करंट जो है बेसिकली आपके पास वोल्टेज को लैग करता है इंडक्टर के केस के अंदर, और आपके पास जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है, ठीक है, कैपेसिटर के केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, 100 kg satellite around 400 km above Earth has an orbital speed of v km upon hour. A 200 kg satellite with the same orbit radius will acquire an orbital speed of। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसको केपलर के लॉ के तहत देखूं तो केपलर के बेसिकली हमारे पास 3 लॉ होते हैं, लेकिन हम पढ़ाते हैं आपको से थर्ड लॉ है। तो केपलर का बेसिकली आपके पास जो थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है r³ इक्वल्स टू gm टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यह आपके पास जो है वो केपलर के लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास एक फॉर्मूला है। अब आपके पास जो है कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई जाती है, बल्कि केपलर का लॉ ये होता है कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस है या आपके पास जो रेडियस है अगर उसको छोटा किया जाएगा तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन वो भी छोटा हो जाएगा। ओके, ये बेसिकली आपके पास जो है केपलर का लॉ कहलाता है। लेकिन आपके पास सिचुएशन यहाँ पर ये होती है कि आपके पास जो रोटेशन होती है ना वो आपके पास मास के ऊपर, प्लैनेट के मास के ऊपर या सैटेलाइट के मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। ओके सॉरी, सैटेलाइट के मास के ऊपर आपके पास जो रोटेशन होती है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होती है सैटेलाइट के मास के ऊपर। ओके अगर मैं आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूँ तो वो आपके पास होती है v=√gm अपॉन re+h, यानी कि आपके पास जो ऑर्बिटल स्पीड है वो भी आपके पास जो सैटेलाइट का मास है उसके ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बेसिकली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G अपॉन G विल बी। अब देखो आपके पास जो कैपिटल G है किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि आपने जो है उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। कैपिटल G का आपके पास फॉर्मूला आता है F=G m1m2/r²। तो यहाँ से आप जो है वो कैपिटल G की डायमेंशन निकालें, वो आपके पास होगी G=F×r² अपॉन m1 × m2। अब आपके पास जो F है यानी कि फोर्स, उसकी आपके पास डायमेंशन आएगी mlt-2। आपके पास जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन आपके पास आएगी l², और आपके पास ये वाला m इस m से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आपके पास m² का यूनिट आपके पास kg² बनेगा, और kg² की आपके पास डायमेंशन आएगी m²। अब इसको करना है आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब देखो आपके पास जो l है ये वाला l इस l को मल्टीप्लाई करके बना लेगा l³। ये m² जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m⁻²। ऊपर m पहले से मौजूद है, m के साथ m⁻² आपके पास ऐड हो रहा है तो वो आपके पास बन जाएगा m⁻⁻1। अब t⁻² आपके पास एज इट इज आएगा। ओके ये बन गई आपके पास कैपिटल G की डायमेंशन। अब आपके पास जो स्मॉल g होता है उसका यूनिट आपके पास होता है मीटर/सेकंड², ठीक है। देखो फोर्स की डायमेंशन तो आप याद ही कर लो, mlt-2 होती है, बहुत ज़्यादा काम में आएगी। मीटर के लिए आप यूज़ करते हो कैपिटल L, सेकंड के लिए आप यूज़ करते हो t²। अब t² ऊपर जाएगा तो बन जाएगा lt-2, तो आपके पास ये बन रहा है lt-2। ओके अब आपने कैपिटल G को डिवाइड कराना है स्मॉल g से, तो कैपिटल G अपॉन स्मॉल g आएगा, ठीक है। कैपिटल G आपके पास बन रहा है m-1 l³ t-2, स्मॉल g आपके पास बन रहा है l t-2। ओके अभी t-2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का t-2, सॉरी t-2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2। तो नाउ t⁻⁻2 में जब t⁻+2 ऐड होगा तो ये आपके पास आएगा आंसर 0, t के ऊपर 0 आएगा। किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। सो नाउ m⁻⁻1 एज इट इज आएगा। अब l क्यों ऊपर है, l नीचे है। जब ये l जो है जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास l⁻⁻1। जब l³ है l⁻⁻1 आपस में ऐड होंगे तो बन जाएगा आपके पास l²। तो ये हो गया आपके पास l²। तो m-1 l² जो है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपके पास जो सी पी होता है ना, सी पी वो आपके पास सी वी से बड़ा होता है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और सी पी जो है आपके पास बड़ा है सी वी से। और सवाल तो पहला यहाँ पे ये आता है वाइवा का, जो मुझसे पूछा गया था अनफॉर्चुनेटली कॉलेज के अंदर, कि सी पी जो है वो सी वी से बड़ा है। ठीक है, अब बताओ सी पी सी वी से कितना बड़ा है, तो सी पी सी वी से जो है वो 8 बड़ा है। ठीक है, अब सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि सी पी सी वी से बड़ा क्यों है। देखो सी पी सी वी से बड़ा इसी वजह से क्योंकि आपके पास जो सी पी है इसका मतलब ये होता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपके पास जो है वो सीपी से मुराद है, सीपी से मुराद है। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपके पास जब किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ जो है हीट करते हैं ना, तो उसका वर्क डन ज़ीरो होता है। क्या होता है, उसका वर्क डन ज़ीरो होता है। अब आपके पास जो CV है उसके अंदर वर्क डन जीरो है जब भी वो छोटा है, CP के अंदर वर्क डन है जब भी वो बड़ा है। जब भी हम कहते हैं कि CP में ज़्यादा है, CP ज़्यादा है CV से, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई CV के अंदर वर्क डन नहीं हो रहा, CP के अंदर वर्क डन हो रहा है। तो जो हम लोग हीट दे रहे हैं ना, CP के अंदर ज़्यादा देंगे, CV के अंदर कम देंगे। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास जो रीज़न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।